तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। मैं कहने आया हूँ कि जब किसी नशा मुक्ति केंद्र पर कोई मरीज, या तो मरीज हो या वहाँ का स्टाफ हो या वहाँ का कोई विजिटर हो जिसका वहाँ आना जाना हो, या वहाँ का कोई तनख्वाह पर काम करने वाला काउंसलर हो, या वॉलंटियर हो, स्वयं सेवक हो, कोई भी हो, ठीक है। जब कोई भी ऐसा व्यक्ति एक नशा मुक्ति केंद्र की कंप्लेंट करता है पुलिस स्टेशन में जाकर, ठीक है, या फिर ऑनलाइन करता है, आजकल मेल वगैरह चल गए हैं, तो या खत वगैरह डालता है डीएसपी के नाम, या जो भी, यानी टोटल मार के कि जब वो किसी नशा मुक्ति केंद्र की कंप्लेंट करता है, वहाँ की व्यवस्था के बारे में, रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, मार पिटाई के बारे में, कि जैसे कि वहाँ का खाना ठीक नहीं है, वहाँ बहुत कम खाना दिया जाता है वहाँ पर छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा सख्त सख्त परिणाम दिया जाता है, बहुत देर देर तक परिणाम दिया जाता है, कमर टेढ़ी, हाथ पैर जाम, सर्दी हो गर्मी हो नहीं देखते, ठीक है। और या फिर वहाँ पर कोई, मतलब वहाँ का स्टाफ बहुत बिगड़ा हुआ है, स्टाफ नशा करता है ना, हमारे सामने नशा करता है, ठीक है। वहाँ का डायरेक्टर, मालिक नशा करता है। ऐसे भी हैं कि जहाँ के स्टाफ नशा करता है, ये मरीजों को मालूम है कि सारा स्टाफ नशा करता है, बार बार नशा करके आ जाता है, ठीक है। ये मरीजों को मालूम है कि कई डायरेक्टर जो मालिक के नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठे हैं, वो भी नशा करते हैं, शराब पी पी के उन पे आके हुक्म जमाते हैं, शराब के नशे में उन्हें मारते हैं। एक केस तो ऐसा आया कि शराब के नशे में उसने एक मरीज को जान से ही मार दिया, इतना मारा इतना मारा। और स्टाफ भी साथ देता है कि मारेगा तो फंसेगा तो ये, हम तो भाग जाएंगे, हमारा थोड़ी ना सेंटर है, ना हमारा नाम है, हम कौन है ये किसी को पता भी नहीं होती, ठीक है। कि यहाँ पर मारते पीटते हैं, यहाँ पर डंडे से मारते हैं, लातों से मारते हैं, यहाँ पे गालियाँ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेशंस नहीं होते, यहाँ पर कोई अच्छा सा काउंसलर नहीं है, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, यहाँ पे ठीक ठाक देख रेख नहीं है, यहाँ पर बस मतलब सब कुछ ऐसी ही व्यवस्था है, उल्टी सीधी, है ना। इलाज के नाम पर सिर्फ परिवार को और हमको धोखा दिया जा रहा है। और ऐसे में वो नशेड़ी क्या सुधरेगा जो ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में जाके फंस जाता है, ठीक है। तो परिवार को चाहिए कि भाई सोच समझ के नशा मुक्ति केंद्र भेजें, हर नशा मुक्ति केंद्र की बतौलों में ना आए, अंदर से जाकर के ना देखें। हाँ सही है, बोर्ड लग रहे हैं और परंपराएं लग रही है, स्लोगन लग रहे हैं, सब अच्छे से बैठे हैं, वो सब आपके अंदर जाने से पहले तैयारी करा दी जाती है कि भाई साफ सफाई करा दो, सब बैठ जाओ, क्लास व्लास लगा लो, और अंदर आएंगी फैमिली, ओए सब सब नमस्ते सलाम करना, ठीक है। और अगर कुछ पूछे तो मालूम है ना क्या कहना है, हाँ भाई मालूम है क्या कहना है, भी सबको बीड़ी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह के ये सिर्फ एक दिखावा होता है, आपको लगता है कि दिस इज अ ओरिजिनल फैक्ट, ये बहुत खुश हैं और कितना साफ सुथरा है, और स्लोगन बैनर लग रहे हैं, और यहाँ तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है। हाँ जी, मेन्यू में क्या है मेन्यू में जी सुबह अंडा ब्रेड है सुबह सबसे पहले 6 बजे वेकअप है, उठते हैं ये लोग, उठ करके इनको चाय दी जाती है, अच्छा, है ना। और उसके बाद में इनका जो है योगा मेडिटेशन होता है, और उसके बाद में जो है इनको इनका नाश्ता आता है 8:30-9 बजे, ठीक है। नाश्ते में अंडा ब्रेड होता है, ब्रेड मक्खन होता है, ठीक है, कभी दलिया होता है तो कभी खिचड़ी होता है, मतलब पेट भर के कोई दिक्कत नहीं होती। कभी ब्रेड जैम होता है कभी छोले रोटी होता है, कभी पूरी रोटी होता है, अच्छा, हाँ, ठीक है। और लंच में क्या होता है जी, लंच में 3 दिन तो चावल होते हैं, ठीक है, आ, बासमती राइस श्री लाल महल, और चावल के साथ रायता होता है, चटनी होती है, ठीक है। और रात को खाना होता है, और हफ्ते में एक दिन इनका मीट बनता है, चिकन या बकरा या बफेलो का, ठीक है। और जो मांस शाकाहारी होते हैं उनके लिए पनीर बनता है, मसालेदार शोरबेदार, ठीक है। और इनका सैटरडे संडे एंजॉय होता है, सैटरडे संडे ये डांस डूंस करते हैं ना,
और हंसते बोलते हैं आपस में। ये छुट्टी होती है, कैरम खेलो, लीडो खेलो, बातें करो, डांस करो, ठीक है, और अपने अपने काम वाम करो। ये देखो डेग रखा हुआ है, ये ब्लूटूथ रखा हुआ है, ये सब इनके लिए है, ठीक है ना। और ये टीवी है, एलसीडी मंगा के रख रखा है मैंने। और ये देखो एसी लगा रखा है, ये देखो मैंने कूलर लगा रखा है ना, इनके लिए, ताकि इन्हें गर्मी ना लगे। सब पूछा जाता है, हाँ जी सब ठीक है ना बच्चों, आप यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं? कि नहीं, नहीं आंटी हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, खाने पीने की नहीं जी, बहुत बढ़िया है खाना पीना। तो इस दिखावे में ना आए। तो वो आपके जाने से पहले व्यवस्था कर दी जाती है, अंदर जाने से पहले। तो जब मैं कह रहा था, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता हूँ, और फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ कह रहा था और क्या कहने वाला था, क्या कहना था मुझे। ट्रैक से हट जाता हूँ और फिर मुझे याद आने में बहुत मुश्किल होती है। फिर मैं दूसरी ट्रैक पे जाने लग जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आता। अगर ध्यान आ जाता है तो ठीक है, मैं सोचने की तो बहुत कोशिश करता हूँ। तो कंप्लेंट के आधार पर पुलिस क्या करती है, उसको बुलाती है और बुला करके बोलती है कि भाई तेरे नाम की कंप्लेंट आई है, ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। और फिर चाहे वो पुलिस अनोनिमिटी रखे, गुमनाम रखे कि किसने कंप्लेंट करी है, लेकिन वो उसे पुलिस बता देती है अगर वो कुछ पैसे खिला देता है तो। और पुलिस वालों को उससे पैसा ऐंठने का एक मौका मिल जाता है कंप्लेंट के आधार पर। वो जाती है वहाँ, छानबीन करती है, फॉर्मेलिटी पूरी करती है, और बदले में वो रफा दफा करने के लिए उनके हाथ में 5-10 हज़ार रुपये रख देता है, और वो फिर उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाते। और जिसने कंप्लेंट करी है वो ये सोचता रहता है कि कब होगा एक्शन, कब होगा एक्शन, ठीक है। तो इस तरह से भी करती है पुलिस। यानी जितनी भी कंप्लेंट आप कराते चले जाओगे, उतनी ही उनकी दिहाड़ी का एक जरिया बनता चला जाता है, उसके खिलाफ करते कुछ नहीं है। जैसे कि वहाँ जाके सारी छानबीन करना, पूछताछ करना, है ना, पूरी जानकारी लेना सीआईडी तरीके से कि हाँ ये कंप्लेंट सच्ची है, गवाह सबूत हासिल करना, और उसको जा करके थाने में बंद कर देना, या उसको फिर सज़ा देना, को केस चलना उस पर। ऐसा नहीं, उस पर पैसे लेने का उनका एक ज़रिया बन जाता है, ठीक है। और जब कोई कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट करे चला जाता है, अगर छोटा अधिकारी पे कंप्लेंट कर रहा है, वो इस तरह से पैसे खा के बैठ गया, और तो फिर वो बड़े अधिकारी पे कंप्लेंट करता है, ठीक है। अगर बड़ा अधिकारी भी थोड़ा सा उसकी भी मुट्ठी गर्म कर दो तो वो भी ऐसे बैठ गया, तो वो और ऊपर सबसे बड़े अधिकारी पर, है ना, कंप्लेंट अगर करे, जिसको बस सनक चढ़ जाती है, तो फिर वो जो बड़ा अधिकारी होता है वो देखता है कि भाई बहुत कंप्लेंटें आ रही हैं, अब इसके खिलाफ कोई एक्शन लो, चेक करो कि इस पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो ठीक है या गलत है, ठीक है। पता चलता है कि इसका नशा मुक्ति केंद्र अवैध तरीके से चल रहा है। इसके नशा मुक्ति केंद्र का सिवाय रजिस्ट्रेशन के और कुछ नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र में देख रेख करने वाले कोई सेवक नहीं है, कुक नहीं है, और टीचर नहीं है, काउंसलर नहीं है, और डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है। जब ये पता चलता है तो उसके खिलाफ जब ये सारे सबूत, और कि भाई ये मारता है, गालियां देता है, तो ऐसे में वो अपने बचाव के लिए कि देखो जो उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे होते हैं कि ये मारता है, यहाँ कोई टीचर नहीं है, यहाँ का खाना वाना ठीक नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टर ठीक नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें परफेक्ट करता है। सबसे पहले एक डॉक्टर हायर कर लेता है, उसे पैसे दे देता है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तुम ये गवाही दे देना कि हाँ मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, और मैं यहाँ की देख रेख करता हूँ, मरीजों का इलाज करता हूँ। और एक काउंसलर हायर कर लेता है, किराए का काउंसलर। कई इस दुनिया में है किराए के जो 2-2 हज़ार रुपयों पर बिक जाते हैं, या 3 हज़ार रुपये पर बिक जाते हैं, कि भाई ठीक है मेरे ऊपर ये विविधा आ गई है, मेरे नशा मुक्ति केंद्र बंद होने की कगार पे है, तो तुम ये कह देना कि मैं यहाँ का काउंसलर हूँ, ठीक है, और ये रहे मेरे सर्टिफिकेट और कागज़, ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं जो
चंद रुपयों के लालच में, सिर्फ 2000 रुपये के लालच में उन पुलिस वालों से बड़े अधिकारियों को अपने सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट जो हासिल कर रखे हैं वो इसीलिए कर रखे हैं कि वो दूसरों को दिखा सकें। जब किसी नशा मुक्ति केंद्र पर बाधा आए तो वो नशा मुक्ति केंद्र उसे हायर करे और वो अपने सर्टिफिकेट दिखाए कि मैं यहाँ का काउंसलर हूँ और मैं यहाँ क्लासेस लेता हूँ, यहाँ का टीचर मैं हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड। समझ लो, एक आध विजिट करके उसकी क्लासों की एक आध वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, और सारे पेशेंटों को समझा देते हैं कि अगर पुलिस वाले आते हैं, कोई भी पूछता है, तो तुम्हें ये नहीं कहना कि ये अभी अभी यहाँ आना शुरू हुए हैं, तुम्हें ये कहना है कि यहाँ ये परमानेंट है, ये हर हफ्ते यहाँ विजिट करने आते हैं, देख रेख करते हैं, हमें समझाते हैं, हमारी क्लास लेते हैं। तो वो डॉक्टर तैयार कर लेता है, डॉक्टर बिकाऊ होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के काउंसलर बिकाऊ होते हैं, है ना, जो ये किसी भी नशा मुक्ति केंद्र पे कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है तो ये अपने 2-3 हज़ार रुपये के लिए अपने सर्टिफिकेटों का इस्तेमाल करके उन्हें बचा लेते हैं और अपने रिश्ते भी मजबूत करा लेते हैं, ठीक है। पेशेंटों से साइन ले लेगा उनके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी पर कि मैं यहाँ तुम्हें प्यार से रखता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ मारता पीटता नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ गाली वाली नहीं देता, यहाँ खान पीन अच्छा है, वो सब लिख के उनके नीचे साइन ले लेगा, है ना। यानी साइन वो इस बात के होंगे कि यहाँ का रहन सहन ठीक है, यहाँ का खान पान ठीक है, यहाँ की व्यवस्था ठीक है, यहाँ का स्टाफ ठीक है, यहाँ डॉक्टर अच्छा है, यहाँ काउंसलर अच्छा है, यहाँ हम भी अच्छे तरीके से रहते हैं। तो उस बंद जगह में मरीजों के साइन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मरीज वहाँ इनकार कर ही नहीं सकता, उससे तो जहाँ साइन लेना चाहो वहाँ साइन ले लेगा और जैसा बुलवाना चाहो वो वैसा ही बोलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे बंद है, वो वहाँ पे बंद है। तो उनके आधार कार्डों पर साइन ले लिए, एक बिकाऊ डॉक्टर ले लिया, एक बिकाऊ काउंसलर ले लिया। इस काउंसलर के काम ये होते हैं और डॉक्टरों के काम ये होते हैं कि ये इसी तरह के बिजनेस करते हैं, है ना। कोई सरकारी डॉक्टर होगा डिस्पेंसरी का जो नाम को MBBS है, MBBS वाली क्वालिफिकेशन उसके पास झंड भी नहीं है, घंटा भी नहीं है, तो उसको हायर कर लेते हैं कि भाई तू मेरे नशा मुक्ति केंद्र का एक परमानेंट डॉक्टर बन जा, और बदले में वो उसकी चाय नाश्ता लंच डिनर हर चीज़ का ख्याल रखता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक अपने मरीजों से धुलवाता है डॉक्टर के, ठीक है। और वो हफ्ते में आके एक विजिट कर लेता है, मरीज आते हैं जिनके कोई तकलीफ हो रही होती है वो उन्हें देख लेता है, ठीक है। यूँ फालतू सी दवाई लिख दी और उसकी बोली, मैं कह रहा हूँ एक किसान गांव के घास काटने वाले में और उसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा डॉक्टर होता है वो, ठीक है, जो सिर्फ चीटिंग करके या पैसे के बलबूते पर न जाने कैसे सरकारी डिस्पेंसरी का एक बड़ा डॉक्टर बन गया। अब ये तो वो ही जानता है, ठीक है। ये डॉक्टर ये काम भी करते हैं कि अगर किसी सेंटर में किसी मरीज को मार दिया गया, है ना, मारते मारते उसकी जान ले ली, मर गया बेचारा, उसको मार रहे थे और जगह बेजगह लग गया और वो मर गया, तो ये डॉक्टर क्या काम करते हैं, उसका एक, है ना, एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं कि ये जो है खुदकुशी करी है इसने, यानी मर्डर को खुदकुशी में बदल देते हैं। उस नशा मुक्ति केंद्र वाले से 50, 60, 70, 80 या 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए जो भी वो मांगते हैं फटी पर, वो ये साबित कर देता है, रिपोर्ट तैयार कर देता है पोस्टमार्टम की, ठीक है, कि ये खुदकुशी करी है इसने, या इसकी खुद मौत हुई है, या ये गिर के मरा है ना। उसके मर्डर को, है ना, मौत में साबित कर देते हैं। ये डॉक्टर ऐसे होते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर जो है बस पैसों के लालची होते हैं, पैसों के लालची होते हैं। इन्हें किसी के सुधार से, मरने से, जीने से, जिंदगी से, अच्छे से बुरे से कोई मतलब नहीं होता। और वो काउंसलर, उन्हें भी किसी के सुधार से कोई मतलब नहीं होता, कोई सुधरे ना सुधरे, कोई ठीक होए ना होए, अपनी बहन चुदाए, बस उनका
पैसा आ जाना चाहिए, है ना, फीस उन्हें मिल जानी चाहिए। तो जब ऐसे काउंसलर वहाँ पर आकर दिखावे के लिए जब वो क्लास लेते हैं, तो वो तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं कि हम यहाँ आते हैं, क्लास लेते हैं, समझाते हैं, ये रहे हमारे सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ऐसे जो काउंसलर होते हैं वो नाम के जो होते हैं, वो जब क्लास लेते हैं तो वो किस तरह से क्लास लेते हैं कि उनकी क्लास में चाहे कोई सोए, चाहे किसी के समझ में आए, चाहे किसी की समझ में ना आए, चाहे उन्होंने उचित बोला हो, चाहे उन्होंने उचित ना बोला हो, है ना, चाहे किसी का कोई सवाल हो उसे उसका जवाब मिला हो ना मिला हो, किसी की समझ में आया हो ना आया हो, उन्होंने सिर्फ 1 घंटा अपना वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाना है। नीचे जाके 2-3 जो भी उन्होंने ठहराए होंगे वो पैसे लेके और घर चले जाना है। तो ये सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए दिखावे को क्लास लेते हैं, फिर चाहे किसी की समझ में आए ना आए, उन्होंने अच्छा बोला हो ना बोला हो, है ना, बीमारी के बारे में समझाया हो, नशा छोड़ने के बारे में समझाया हो ना समझाया हो, मरीज सो रहा हो ना सो रहा हो, क्योंकि उन्हें उसके सोने से या उसके समझ में ना आने से या उसके नशा छोड़ने या ना छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ अपना घंटा पूरा कर रहा है ताकि घंटा पूरा हो, चाय नाश्ता करे, पैसे पकड़े और अपने घर परिवार में जाए और दूसरे काम देखे, नहीं बहन चुदाए। तो ये काउंसलर ऐसे होते हैं जो मतलब ये डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टर अपने चाय नाश्ते और पैसों के लिए दूसरों के मर्डर को, है ना, मौत में भी बदल देते हैं, ठीक है। और ये सरकारी डॉक्टर होते हैं, डिस्पेंसरी जो होती है ना, जो डिस्पेंसरी होती है उसके जो बड़े डॉक्टर होते हैं, ये क्या काम करते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, कई नशा मुक्ति केंद्र को दवाइयाँ बेचते हैं। अगर वो बाहर से उसे 100 रुपये की दवाई मिल रही है तो वो उसे 50 रुपये में दे देते हैं। तो इस तरह से उसका आधे दामों का फायदा हो जाता है सेंटर वाले का और उनका फायदा हो जाता है। उन्हें तो फिर से लिख के रिक्वायरमेंट दे देनी है सरकार को और पेटी भर के दवाई आ जाएगी, ठीक है, और रजिस्टर में चढ़ा देना है उसको दवाई दी। तो ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्रों में सरकारी दवाई आती है, सरकारी दवाई आती है, बदले में वो नशा मुक्ति केंद्र अपने मरीजों से उसके कपड़े धुलवाता है, अपने मरीजों से उसे उसके लिए नाश्ते, खाना, लंच, डिनर तैयार करवाता है और अपने मरीजों से उसकी इज्जत करवाता है। जाओ डॉक्टर साहब को ये खाना देकर आओ, जाओ डॉक्टर साहब को ये चाय दे के आओ, यानी जैसे ही टाइम हुआ, टाइम से बेटाइम ना हो जाए इतना ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर उसके फटी पे काम आने वाला है, उसके आधे पैसे बचा रहा है, उसे आड़े बीड़े वक्त में भी बचा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मरीजों से साइन करा लेना, इस तरह से डॉक्टर रख लेना, ठीक है, स्टाफ को समझा देना और काउंसलर हायर कर लेना किराए का, जिसे कोई मतलब नहीं होता सुधरे या ना सुधरे। इस तरह से वो अपने ये कुछ वो सबूत इकट्ठे कर लेता है जो इल्ज़ामात उस कंप्लेंटकर्ता ने, है ना, शिकायतकर्ता ने लगाए होते हैं उस पर, उन्हें वो खारिज करवा देता है और बदले में कुछ रुपया देकर फिर से मुट्ठी गर्म कर देता है और केस को रफा दफा कर देता है और उससे सॉरी सारी बोल लेता है ना, कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, ये वो, चल ठीक है यार, अब नहीं होगा, तू भाई है, तुझे तो पता है यार, ये हमारा काम है, ऐसा नहीं करेंगे तो वो सुधरेंगे नहीं, ये वो, चल तुझे मारा हमने यार, उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के प्राइवेटली उससे सॉरी सारी बोल लेते हैं। और सॉरी सारी बोलने के बाद में फ़ोन पे या आमने सामने बाद में कहते हैं, इसकी बहन की चूत, ये तो मैं सेंटर चला रहा हूँ, अगर जो काम मैं कर रहा हूँ ना इसमें मुझे दब के रहना पड़ता है, अगर मैं ये काम नहीं कर रहा होता तो इसकी तो बहन की चूत, ये बोल जाता है इतना, इस तरह से। और वो भाई इधर टांग दबा मालिश कर और फिर दिमाग से निकाल देते हैं इस बात को, अपना बचाव कर लेते हैं और आइंदा फिर ध्यान रखते हैं कि वह जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए थे, है ना, वो काम वो ज़्यादा ना करें, ज़्यादा ना उभारें, ताकि कल को फिर कोई कंप्लेंट करे। और
सेंटर में कभी कभी एक पुलिस वाले को विजिट कराने लाएगा अपना दोस्त बनाकर, है ना। मरीजों को के सामने उससे बात करेगा। वो कोई फेक होता है, फेक पुलिस वाला होता है, या कोई उसका ऐसे ही दोस्त होता है, या कोई ऐसे ही बहुत नीचे दर्जे का कोई पुलिस वाला होता है जो वर्दी पहन करके आ जाता है। और कभी कभी वो फैमिली मरीजों के सामने उससे फोन पर भी बातें करता है बड़ी बड़ी, और उधर से उस स्पीकर भी खोल देता है ताकि सब सुन रहे हो। और मिलने भी बुलाता है, चाय नाश्ता कराता है, ऊपर बुलाता है, नीचे बुलाता है, क्लासरूम में बुलाता है, सब चमक जाते हैं भाई इसकी तो पुलिस से जान पहचान है ना, ताकि वो घर जाके इसके खिलाफ कोई एक्शन ना करे, फटे उनकी कि ये तो बैंक पुलिस तो खुद इसके साथ है। तो इस तरह भी अपना बचाव करके वो रख लेते हैं। और जब किसी फैमिली को पता चलता है कि हमने अपने मरीज को ऐसे ऐसे भिजवाया था, वो वहाँ पे दिन ब दिन हमने उसकी फोटो देखी है या हमने उससे मिले, वो कमज़ोर हो रहा है, ना कि उसमें जान पड़नी चाहिए, नशा छोड़ने के बाद वो कमज़ोर हो रहा है। और फोटो देखने के बाद जब वो उससे स्वयं मिलने जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम इसे ले आएंगे। अब किसी और से भी पूछते हैं कि यार तू भी वहाँ रहता था, वहाँ कैसा हिसाब किताब है? वो कहता है भाई आंटी वहाँ तो बहुत बुरा हिसाब किताब है, मारता है पीटता है, खाना वाना सब कुछ ऐसा ही है, वो बेहतर होगा आप उसे ले आओ, लाके कहीं और फेंक दो, कम से कम वहाँ से ले आओ या जैसा तुमको ठीक है हम वहाँ से उसे ले आएंगे। अब वो वहाँ जाते हैं, बताए जाए या बिना बताए जाए, उसको तो पहले ही चेतन कर रखा होता है लड़के को। अब वो आता है मिलने, वो अपने माँ बाप के सामने ऊपरी ऊपरी हंसी, ऊपरी ऊपरी मीठी मीठी बातें, माँ बाप के आने से पहले उसे जो है चीफ बना देते हैं, उसे एक पोस्ट दे देते हैं, है ना, उसका अच्छा कर देते हैं, उसके अच्छे की रिपोर्ट कर देते हैं, उसे जो है एक स्टॉप में ले लेते हैं और बाहर ले जाते हैं, पिकअप पे ले जाते हैं। तो वो मतलब ये सारी चीज़ें भूल जाता है कि मुझे मारा था, मुझे कम खाना मिला था, या पढ़ाई नहीं है, या लिखाई नहीं है, या टीचिंग नहीं है, या काउंसलिंग नहीं है, या देख नहीं है, या रेक नहीं है। जैसे ही उसे एक पिकअप पे ले जाओ, जैसे ही उसे एक स्टॉप में डाल दो और बाहर ले जाओ, वो ये सब भूल जाता है और फिर अपने माँ बाप से कहता है मैं तो यहाँ ठीक हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब माँ बाप कहते हैं यार फोटो में हमने देखा था और फला कह रहा था कि बेंचो वहाँ तो ऐसा हिसाब किताब है, मारा था आंटी उसे बांध करके, वो तो हंस रहा है, वो तो कह रहा है मैं बिंदास हूँ, ठीक हूँ, वो तो हमारे सामने बाहर जाके नाश्ते के सामान हमारे लिए लेके आ रहा है? तो वो सोचते हैं कि यार वो लोग झूठ बोल रहा था, वो बंदा झूठ बोल रहा था, या हमारा वहम था कि वो वहाँ दुखों में है। ठीक है, माँ बाप को दिखाया, हाँ जी बढ़िया है, माँ बाप गए, क्यों दिखाया ऐसा माँ बाप को, क्यों उसे स्टाफ में लिया? ताकि वो उसे छोले रखे, वहाँ छोले रखेंगे तो फीस बंधी रहेगी। अब माँ बाप के जाने के बाद उसे किसी न किसी बात पर फिर से फ्लोर पे फेंक देते हैं। माँ बाप को संतुष्टि हो गई, जो डाउट उनके मन में चल रहे होते हैं अपने बच्चों को लेकर, वो क्लियर हो गए कि नहीं हमारा बच्चा तो ठीक है, और फिर से बच्चा वापस उसी जगह पर फेंक देते हैं उसको, चल साले, ठीक है। तो ऐसा भी करते हैं। और जो नारकोटिक्स एनोनिमस के और जो स्वयं सेवक होते हैं, जो वॉलेंटियर विजिटर होते हैं, जो ना पैसे लेते हैं और जो ना मतलब जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, ठीक है, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस नशा मुक्ति केंद्र में वो जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ ना उन्हें चाय चाहिए होती है, ना नाश्ता चाहिए होता है, ना कुछ चाहिए होता है, ना पैसा चाहिए होता है, बस प्यार चाहिए होता है कि जाएं, उन्हें थोड़ा प्यार मिले, इज्जत मिले और उनकी थोड़ी सी मानी जाए। वो अपनी क्लास लेते हैं, समझाते हैं, यदि किसी की समझ में नहीं आ रही होती है तो उससे पूछते हैं कि समझ में नहीं आए हो तो बेटे पूछो, है ना, कि नशा कैसे छूटेगा, नशा कैसे छूटे रखेगा, और नशा छोड़ने के लिए क्या करना है। ये वो बात एक खुले अल्फाजों में एक आपस के अल्फाजों में एक क्लोज फ्रेंड की तरह कि नशा कैसे छूटता है, नशा कैसे छूटे रखता है, नशा क्या है, ये बीमारी है, इसके लिए आपको मीटिंग करनी है, 90 मीटिंग करनी है, कंटिन्यू जाना है ना, और उन पुराने विचार, पुरानी भावनाओं से, पुराने दोस्तों से, पुरानी जगहों से दूर रहना है, पुराने विचारों को बदलना है, पुराने व्यवहार को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, नज़रिए को बदलना है, नारकोटिक्स एनोनिमस का संगठन ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और यदि कोई सो रहा होता है तो उसको बेटे सो नहीं, देख
सोएगा तो खोएगा। मेरी बात ध्यान से सुन, चल जा मुंह धो गया, मुंह धो गया, फिर बैठ, सुन। उसे प्यार से समझाया और मरीजों के समझ में आया कि हाँ इसने क्या कहा है, हाँ समझ में आया। वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा है, वो दिल से कोशिश कर रहा है, वो प्रार्थना करके बैठ रहा है ना। वो वहां जाने से पहले अपने मालिक से, अपने रब से, परमात्मा से दुआ करके, प्रार्थना करके जा रहा है कि ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे भगवान, मैं वहां जा रहा हूं, मेरे मुंह से अच्छा निकले, मैं वो बोलूं जो तेरे शब्द हों, जुबान मेरी और शब्द तेरे, है ना। मेरी क्लास अच्छी जाए और मेरी क्लासों से मरीजों को प्रेरणा मिले और ये सुधरे, ये रिकवरी में आए, इनके जीवन में चमत्कार हो, है ना, इनके माँ बाप खुश हो जाएं, इनकी जिंदगानियां सुधर जाएं, इनके बीवी बच्चे राजी हो जाएं और ये व्यवस्थित वेल सेट हो जाए, यानी कुल मिला के ये नशा मुक्त जीवन जीने लगे, इनकी समझ में आ जाए और ये वैसा कर ले, क्योंकि सारा काम समझ में आने का होता है ना। तो ऐसा बंदा जो निस्वार्थ होता है, सद्भावना के साथ नेक नियति से जाता है, समझाता है, दुआ करके, प्रार्थना करके कि मेरे मालिक मेरी क्लास से इनके जीवन में चमत्कार हो जाए, मैं वो बोलूं, मेरे मुंह से वो सच्चाई निकले, वो सिद्धांत निकले, वो अल्फाज निकले कि जिन अल्फाजों से ये सुधर जाए। ठीक है, तो वो दुआ करके निकल रहा है, दुआ कर रहा है उनके सुधार की, उनसे पूछ रहा है उनके डाउट्स क्लियर कर रहा है, उन्हें उनकी फीलिंग से थ्रू कर रहा है। वो किराए के बंदे की तरह नहीं जिसे सिर्फ 1 घंटा पूरा करना है, बाकी अपनी ऐसी तेजी में जाए। समझ रहे ना। तो जरा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। यदि आप लोगों को कोई इस बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछना, अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर होने के नाते, एक रिकवरिंग एडिक्ट होने के नाते कार्यक्रम भी कह रहा है कि देखो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं हर सवाल के जवाब नहीं जानता, जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूँ उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी, उन पर गौर भी करूँगा। यानी कि हम में से कोई भी परिपूर्ण परफेक्ट नहीं है। हम में से या हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर सवाल का जवाब होगा मेरे पास, नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। जब तक हम अपने आप को नील बटा नील मानेंगे तब तक हम सीखने सिखाने के लायक बने रहेंगे। और जब तक हम अपने आप को ये समझेंगे कि आई एम परफेक्ट, मुझे सब पता है, मुझे हर सवाल का जवाब पता है, मैंने तो कोर्स किया है, मैं तो मेरी यूजिंग बहुत तगड़ी रही है, मैं तो इतने टाइम रिकवरी में, मैं तो मेरे पास तो इतने अनुभव, मेरे पास तो इतनी नॉलेज, मेरे तो इतने शागिर्द, है ना, इतने चेले, तो वो फिर आगे कुछ सीखता सिखाता नहीं है। जब तक मैं अपने आप को ये मानूंगा कि मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सीनियरों को पता है सब कुछ, ठीक है, तब तक कार्यक्रम कह रहा है कि हम सीखने सिखाने लायक बने रहते हैं। और जैसे ही हम ये मानते हैं कि आई एम परफेक्ट, तो हमें क्या सीखना है। तो अगर कोई बात भी कह रहा होता, समझा रहा तो चुप हो जा, मुझे समझा रहा है, अबे मुझे सब पता है, मुझे चोदना सिखा रहा है तू, तो हम ये कह देते हैं। धन्यवाद।